नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम और आप अब देख रहे हैं प्राइम एट 4, जिसमें प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट की हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज आपको रेडी मिलती है। आज क्या क्या है खास, आपको सबसे पहले वो बता दूं। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे यूपी उपचुनाव में बुर्के पर क्यों मचा है बवाल, क्या है सियासी सवाल। इसके अलावा महाराष्ट्र में वोटिंग के पहले सियासत आई, क्या है कथित कैशकांड की सच्चाई, ये भी आपके सामने होगा। प्राइम एट 4 में बात दिल्ली की भी होगी, जहां प्रदूषण निकाल रहा है दम, लेकिन राजनीति नहीं हो रही है कम। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे दिल्ली में बने हिमाचल भवन को नीलाम करने का आदेश किसने और क्यों दिया। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव से यह खबर, भारतीय जनता पार्टी के नेता पर पैसे बांटने के आरोप लगे। विनोद तावड़े पर होटल में पैसे बांटने का आरोप, बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाए। विरार के होटल में पैसे बांट रहे थे तावड़े, मौके पर पहुंचे बीबीए कार्यकर्ताओं का कहना है और उन्होंने जमकर हंगामा किया है। बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाए। उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं, पुलिस वहां मौजूद है और देखिए आप किस तरह से हंगामा बरपा हुआ है। इसके बाद ये खबर आगे कैसे डेवलप हुई आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगाए गए। बहुजन विकास अघाड़ी, उसके कार्यकर्ता, विरार का ये होटल, विनोद तावड़े पर आरोप। विनोद तावड़े ने इस पर क्या कहा है, सच्चाई क्या है, क्या हो रहा है, इस खबर के बाद आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देख लीजिए। के बाद एक्शन में है पुलिस और इलेक्शन कमीशन की टीम होटल में मौजूद है। बहुजन विकास अघाड़ी के आरोपों की जांच में जुटी हुई है पुलिस। बहुजन विकास अघाड़ी में अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, जो दिखा उसके पीछे असल में सच्चाई क्या है, तमाम कड़ियों को जोड़ने में, सच्चाई की तह तक पहुंचने में पुलिस लगी हुई है। और यहां आप देख रहे हैं उस समय की तस्वीरें, विनोद तावड़े भी खड़े हुए, उन्होंने अपनी सफाई में बात कहनी शुरू की, लेकिन आप देखें वहां उनको घेरे हुए बीबीए के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कुछ नहीं सुना, बस नारे लगाते वो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। उस समय की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, होटल के गेट के पास, होटल की लॉबी में और होटल के अंदर, वहां जहां विनोद तावड़े बैठे हुए थे वहां की तस्वीरें आपको दिखाई दे रहे हैं। 5 अलग अलग तस्वीरों से इस पूरे हंगामे, इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरी खबर की अलग अलग एंगल से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। और इस बीच विनोद तावड़े पर केस दर्ज कर लिया गया है, चुनाव आयोग ने कराया है तावड़े के खिलाफ केस दर्ज। इसी को विनोद तावड़े के पास से डायरी मिली है, डायरी में कई लोगों के नाम के साथ आंकड़ा भी लिखा हुआ मिला है। नाम और आंकड़ों के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन की टीम जांच कर रही है। विनोद तावड़े के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। पैसे बांटने के आरोप पर विनोद तावड़े ने सफाई दी है, मैंने किसी को पैसे नहीं बांटे, विनोद तावड़े कह रहे हैं। उन्होंने कहा सीसीटीवी की जांच की जाए, चुनाव आयोग सीसीटीवी की जांच करे, चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करे। मैं कार्यकर्ताओं से मिलने गया था, एमबीए के कार्यकर्ताओं ने साजिश के तहत मुझ पर यह आरोप लगाए हैं, विनोद तावड़े का कहना है। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए। और हम आगे बढ़े, विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं दिखाएं उससे पहले आपको विनोद तावड़े का सियासी सफर बहुत जल्दी से दिखा देते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में विनोद तावड़े ने अहम भूमिका निभाई।
इसके पहले 2021 में भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय महासचिव बने। 2014 में भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक बने थे। 2008 में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। 1999 में सबसे कम उम्र में वो मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे। 1998 में एबीवीपी के वो महासचिव बने थे। 1980 में एबीवीपी से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है। और विनोद तावड़े पर लगे आरोपों के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। पता चला है विनोद तावड़े के बैग से पैसे मिले हैं। माता रानी ऐसी ताकतों को बाहर करें, उद्धव ठाकरे ने कहा। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली। बॅगेमध्ये काय सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले आता तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं, म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साकडं घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खत्म करून टाका। होटल में हंगामे के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा, कहा यह वोट जिहाद और धर्म युद्ध है। क्या यही एक है तो सेफ हैं, कुछ चरितार्थ करना है, ओवैसी ने पूछा है। और महाराष्ट्र के नासिक आपको ले चलता हूं अब। वहां से यह खबर देखिए, प्राइम एट 4 नासिक में पुलिस ने 1.98 करोड़ कैश बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर होटल से कैश बरामद हुआ। पुलिस ने चुनाव आयोग की टीम को दी है जानकारी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। 12 नवंबर को नवी मुंबई में मिले थे 2.5 करोड़ कैश। बता दें कि महाराष्ट्र में कल यानी 20 नवंबर को चुनाव है। इस बीच वहां अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। चुनाव आचार संहिता के दौरान सिर्फ 50,000 कैश रखे जा सकते हैं। इससे ज्यादा कैश है तो साथ में दस्तावेज होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन जो कैश जब्त हुआ है उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। और यह बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की टीम की सख्ती देखिए। जांच के दौरान ट्रक भर के प्रेशर कुकर जब्त किए गए हैं। बीते दिनों हमने आपको दिखाया था किस तरीके से चुनाव के दौरान लोगों के बीच बांटने के लिए तोहफे भी इलेक्शन कमीशन की टीम ने सीज किए थे। यहां पुणे के जुन्नर में ईसी की टीम ने प्रेशर कुकर भरा हुआ एक पूरा ट्रक देखिए लोडेड है, उसको जब्त किया है। ईसी ने जब्त ट्रक को आलेफाटा पुलिस को सौंपा है। ट्रक से जब्त किए गए 1361 प्रेशर कुकर वोटर्स को बांटने के लिए मंगाए गए, ऐसा कमीशन की टीम को लगता है। और आइए अब तिरुपति चलें। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी लड्डू विवाद के बीच नवगठित तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी समिति ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड में कार्यरत गैर हिंदू या तो वीआरएस ले लें या ट्रांसफर ले लें। अन्य सरकारी विभागों में ट्रांसफर का भी विकल्प रहेगा, टीटीडी का कहना है। आंध्र प्रदेश का टीटीडी एक स्वतंत्र सरकारी ट्रस्ट है। तिरुपति मंदिर का प्रबंधन करता है टीटीडी और टीटीडी ने मंदिर मैनेजमेंट एक्ट में बदलाव लाया है और उसी के तहत यह क्लॉज लाया गया है जिसके तहत गैर हिंदू या तो वीआरएस लेंगे या उनके लिए ट्रांसफर का विकल्प भी होगा। और उत्तर प्रदेश में कल 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 1994 पोलिंग बूथ, इनमें लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था भी की गई है। उपचुनाव के लिए 3718 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 9 सीटों पर 90 उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी ने किया उपचुनाव में जीत का दावा। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है और उधर अखिलेश यादव की तरफ से भी यह दावा है कि सारी की सारी सीटें वही जीतने वाले हैं। और इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से निष्पक्ष चुनावों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे भी जहां आवश्यक लग रहा है वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं। और समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में, जैसा मैंने आपको बताया, जीत का दावा किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान आया, बीजेपी की नकारात्मक राजनीति हारेगी। बीजेपी असल मुद्दों से भागना चाहती है और इसीलिए उसकी चुनावों में हार होगी। समाजवादी पार्टी समझती कि वर्तमान में जो किसान, मजदूर, नौजवान हैं उनकी समस्याएं हो, समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में उन मुद्दों को उठाया है। नौजवानों पे लाठी चलाने की बात हो, किसानों की फसल की बात हो, हम इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति, नकारात्मक नारों का जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता मुद्दों पे वोट डालना चाहती, भाजपा मुद्दों से भागना चाहती। 9 विधानसभा सीटों पर ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इनमें सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। और ये जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद, फूलपुर, कटहरी, मझवा, खैर, सीसामऊ और करहल,
ये वो सीटें हैं जहां पर ये चुनाव हो रहे हैं और यहां दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी विजय के दावे भी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आपके सामने रख देता हूं। वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख दी। मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग न की जाए कहा गया है चुनाव आयोग को। उपचुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने एक चिट्ठी लिखी है। यूपी समाजवादी पार्टी चीफ श्यामलाल पाल ने यह चिट्ठी लिखी है। वोटिंग के दौरान बुर्का हटाकर चेकिंग ना हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है। हालांकि इसके जो मायने समझे जा रहे हैं वो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग ज्यादा समझी जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि जहां पर भी इलेक्शन कमीशन को आवश्यकता लगती है वहां महिलाएं ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिप्यूट होती हैं और उन्हीं ऑफिसर्स की तरफ से ये फ्रिस्किंग और चेकिंग का काम होता है। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदान के दौरान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग ना की जाए और ना ही पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी की जांच करेंगे। लेटर में आगे कहा गया है कि मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी के पास है। जिसको अंदर जो पीठासीन अधिकारी है या जो और एम्प्लॉइज है उनको ये जिम्मेदारी है कि उस बुर्के के अंदर आइडेंटिटी कार्ड लाने वाला व्यक्ति है अथवा नहीं। ये बात पीठासीन अधिकारी और उसके स्टाफ जो 7 चुनाव कर्मी होते उनकी जिम्मेदारी, ना कि दरोगा की पुलिस की जिम्मेदारी। दरोगा पुलिस की तो इतनी हैसियत नहीं कि उनके किसी बयान का कोर्ट में कहीं संज्ञान नहीं लिया जाता है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो वो एक भय, डर, खौफ पैदा करने के लिए वोटर्स में इस तरह की बात की जाती है। और समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पर भड़क गई है भारतीय जनता पार्टी। धर्म के आधार पर वोट जिहाद न किया जाए, गिरिराज सिंह ने कहा। क्या फर्जी वोट डलवाना चाहते हैं अखिलेश? ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, बीएल वर्मा ने कहा। संस्थाओं पर उंगली उठाना समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत बन गई है, ब्रजेश पाठक का कहना है। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही करते थे, लेकिन अब तो पता चलता है कि वो फर्जीफिकेशन वोट का कैसे हो, इस पर भी आ गए हैं। माने बुर्का न देखा जाए, चेहरा न देखा जाए, उसकी आड़ में कोई कितना ही फर्जी वोटिंग करेगा। ये मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से संज्ञान लेगा और किसी भी कीमत पर फर्जी वोटिंग नहीं होने दी जाएगी। और मुझे लगता है कि ये हार के डर से इस तरह के बयान, इस तरह के खत लिखने का काम जो हो रहा है, नियम कानून है, हम सब उसके तहत ही चुनाव प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं और किसी को भी हक नहीं है संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का। हम सब नियम कानून का पालन करेंगे। डर है समाजवादी पार्टी में? हम सब नियम कानून का पालन करेंगे। तो हिमाचल भवन की नीलामी होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल भवन की नीलामी होगी। अब देखिए सुक्खू सरकार को अपनी इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना पड़ रहा है, ये इसमें स्पष्ट हो रहा है। दिल्ली में मौजूद हिमाचल भवन की नीलामी होगी और निश्चित रूप से इसको लेकर सियासत भी जमकर होने वाली। अब सवाल यह है कि क्यों नीलाम होने वाला है दिल्ली का हिमाचल भवन, ये अब देख लीजिए आप। असल में ये हालात कैसे बन गए हैं और बिजली कंपनी रकम क्यों मांग रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। असल में ये हिमाचल भवन नीलाम इसलिए होने वाला है कि हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच कर दिया है। बिजली कंपनी को अपफ्रंट मनी नहीं देने पर यह फैसला लिया गया है। 400 मेगावाट का सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट लगना था। लाहौल स्पीति के चिनाब पर यह लगना था प्रोजेक्ट। बीआरओ को प्रोजेक्ट तक सड़क बनाने की सुविधाएं नहीं मिलने से प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। सरकार ने कंपनी की अपफ्रंट प्रीमियम को सीज किया। कंपनी ने 2017 में हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। हाई कोर्ट ने 64 करोड़ का जो पैसा है, रकम है, वो लौटाने का आदेश दिया और आज ये रकम इंटरेस्ट के साथ जुड़-जुड़कर 150 करोड़ के पार पहुंच गई है। और इसीलिए अब इस तरीके से पैसों के प्रबंध की व्यवस्था की जाए। और इधर देखिए हिमाचल भवन नीलामी पर सीएम सुक्खू का बयान आया है। मैंने अभी हाई कोर्ट का आदेश पढ़ा नहीं है। आर्बिट्रेशन के कई फैसले चिंताजनक हैं।
ये सीएम का कहना है। जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है, इट्स ओपन सर, लेकिन नहीं कोई पढ़ा नहीं है, लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है, और एक पॉलिसी के तहत 2006 में जब ऊर्जा नीति बनी थी तो उसमें उस ऊर्जा नीति में मैं भी मेन आर्किटेक्ट था, मैडम स्टोक्स उस समय ऊर्जा मिनिस्टर थे। तो अपफ्रंट प्रीमियम ये था कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट लग जाए, लगे या ना लगे, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था, उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक बहुत बड़ा ब्लॉट हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ये ब्लॉट लगाने का काम हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने किया है। ऐसे में ये सवालात खड़े होते हैं कि सरकार आए दिन जो फैसले लेती है वो जनहित से परे हट कर लेती है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को चलाने के लिए गंभीरता नहीं है, बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं। जो गंभीर विषय है जिन पर विचार करने की आवश्यकता रहनी चाहिए, ना अधिकारियों के पास समय है, और अधिकारी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पास समय नहीं। मुख्यमंत्री अपनी ही चीज़ों में उलझे रहते हैं, सरकार अपनी चीज़ों में इतनी उलझी हुई है। सबसे बड़ी बात है, सरकार पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पूरी तरह से जो है उस पर करने में विफल रही है। अब यूपी के चंदौली आपको लेकर चलता हूं। यहां क्या हुआ है? चंदौली में ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला एक यात्री का पैर और जीआरपी के जवानों ने उसकी जान बचाई। कुंभ एक्सप्रेस में चढ़ते समय उसका पैर फिसला था। हादसे का यह फुटेज सामने आया है जो वही बात एक बार फिर से दिखाता है। यही बात ताकीद करता है कि चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश ना की जाए, वरना यह हादसे कभी भी हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासत तेज है। एआईएमआईएम नेता शौकत अली के भड़काऊ बोल। एआईएमआईएम की तरफ से क्या कहा गया है? फिलिस्तीन के नाम पर मुसलमानों को भड़काया गया। यूपी के मुरादाबाद में शौकत ने यह विवादित बयान दिया है। फिलिस्तीन के नाम पर मुसलमान भड़काए गए। 7 अक्टूबर याद है ना? 7 अक्टूबर 2023 फलस्तीन की वो सरजमीन जहां पर हमारा किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है। 7 अक्टूबर से आज 18 नवंबर है। वहां के लोगों को सोने को बिस्तर नहीं है, वहां के लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, वहां के लोगों के पास रहने के लिए एयर कंडीशन कमरे नहीं है। इजराइल ने 50,000 से ज्यादा वहां पर बच्चों को, औरतों को, हामिला औरतों को मार दिया। 70,000 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हैं। 20 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए, लेकिन उनके हौसलों में कमी नहीं आई है। उन्होंने इस्राइल और अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने अपने घुटने को नहीं टेका और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और शौकत अली के बयान पर भारतीय जनता पार्टी भड़क गई। एआईएमआईएम की विचारधारा जहरीली है, राकेश त्रिपाठी का कहना है। शौकत अली के बयान पर सपा कांग्रेस मौन क्यों है? त्रिपाठी का कहना है केंद्रीय संत समिति ने भी शौकत अली के बयान की निंदा की है। शौकत अली ओवैसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कोई एक मसला है? स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का कहना है। शौकत अली का बयान एआईएमआईएम की उसी जहरीली विचारधारा को दिखाने का काम करता है जिसके तहत लगातार एआईएमआईएम समाज को भड़काने के लिए, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के बयान देते हैं। और शौकत अली के इस बयान पर पूरा विपक्ष चुप है।
एआईएमआईएम के इस भड़काऊ बयान की निंदा ना कांग्रेस करती है और ना समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कैसे समाज में ध्रुवीकरण हो सके, मजहबी गोलबंदी हो सके और हिंदुओं को बार बार अपमानित किया जा सके। सड़कें चलने के लिए होती हैं मियाँ जी, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। और नमाज के लिए वक्फ के नाम पर तुमने इतनी संपत्ति कब्जा करके रखी है। 9 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि जो तुम लोगों ने जबरिया कब्जा करके रखा है, उस पर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं हुआ करती, और सड़कें जिस काम के लिए बनी है कांवड़िया उसी काम को करते हैं, अर्थात उस पर चलते हैं। और इस बीच समाजवादी पार्टी के उनकी सांसद इकरा हसन के साथ एक अभद्रता का मामला सामने आया है। एक वीडियो है जो सामने आया है और भीड़ के बीच फंसी दिख रही है इसमें इकरा। वीडियो पर बीजेपी ने सपाइयों पर ही आरोप लगाया है, समाजवादी पार्टी के समर्थक ही अभद्रता कर रहे हैं, कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। इस वीडियो में कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट का ये वीडियो बताया जा रहा है। यहां इकरा हसन सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने गई थी, तो सेफ है को बीजेपी की खतरनाक चाल बता दिया है उन्होंने। गहलोत ने कहा भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ने से भाग रही है, बीजेपी का ट्रेंड लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कांग्रेस बार बार चाहती है कि इश्यू बेस्ड कैंपेन हो। महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन हो रहा है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, उस पर बीजेपी वाले इसको पूरा ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वहाँ पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। तो ये जो उनका जो अप्रोच है ना, वो बहुत खतरनाक अप्रोच है। खतरनाक अप्रोच है वो, क्योंकि आप बटोगे कटोगे, एक है तो सेफ है। तो पूरा चुनाव जो है वो चाहते हैं कि इशू बेस नहीं होकर के धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण हो। ये खतरनाक ट्रेंड है और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। मेरा मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन को अलाउ नहीं करना चाहिए। और तावड़े नोट कांड में एक और अपडेट, राहुल गांधी का बड़ा हमला सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने क्या लिखा है, मोदी जी 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है, जनता का पैसा लूट कर किसने टेम्पो में भेजा है, पूछा है राहुल गांधी ने। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, देखिए। उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित। तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था। यह बिल्कुल 3 टेक्निकल पॉइंट है। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में, महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि ये तो वो पार्टियां हैं, यहां सिर्फ आरोप की बात नहीं है। भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण जहां पर सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो चुका कि पैसा लेकर सरकार बचाई गई, वोट फॉर कैश। मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, एकमात्र केस है भारत के इतिहास का 1994 का झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने पैसा लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बचाया। परंतु संसद में वोटिंग को न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और आपको ध्यान हो, इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जजमेंट को रिव्यू किया है।
तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पलटवार आपने देखा। और महाराष्ट्र का इस कांड पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये बीजेपी की पुरानी आदत है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पैसे तो बांटती है, कहा है अखिलेश यादव ने। ये बीजेपी का पुराना तरीका है, बीजेपी खूब पैसा बांटती है। ये बीजेपी का पुराना तरीका है, बीजेपी खूब पैसा बांटती है। उद्धव ठाकरे का विनोद तावड़े पर यह अटैक देखिए। सीक्रेट अब खुल गया है, यह बीजेपी का नोट जिहाद है, उद्धव ठाकरे ने कहा। चुनाव आयोग को अपनी जांच में निष्पक्ष होना चाहिए, कहा है उद्धव ने। तावड़े ने पूरे भारत में सरकारें कैसे बनाई हैं उसका सबूत मिल गया है। से उन्हें परेशानी और सारे राजनेता उनके पीछे पड़ गए हैं। परेशान प्रशासन से परेशानी, सारे पॉलिटिकल नेता मेरे पीछे लग गए हाथ धो के। और झारखंड में प्रचार के दौरान पप्पू यादव कैसे घिरे, वोट मांगने पर लड़की ने करारा जवाब दिया। कल्पना सोरेन के लिए वोट मांग रहे थे पप्पू यादव। लड़की ने पप्पू यादव से पूछा, जेएमएम ने किया क्या है ये बताइए। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने यह वीडियो शेयर किया है। पप्पू यादव झारखंड के गांडेय में जेएमएम कैंडिडेट कल्पना सोरेन के लिए प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान लड़की ने सांसद पप्पू यादव को यह जवाब दिया। आपका बिहार से देश से चल के अपनी माँ के पास आए और अपने खून से हम आशीर्वाद लेने, दीजिएगा ना आशीर्वाद? बेटी दीजिएगा ना? ओ बिटिया दीजिएगा ना? अब जोर से नहीं बोलिएगा तो नहीं दीजिएगा ना आशीर्वाद? नहीं देंगे, हम लोग बीजेपी में देंगे। बीजेपी में देंगे। बीजेपी में? हाँ। क्यों बेटा? क्योंकि इतना दिन तक क्या किया जेएमएम 5 साल से, इतना दिन तक क्या किया? 20 साल बीजेपी था, वो क्या किया? बहुत कुछ किया है। करने से कुछ हो जाएगा बेटी? बहुत कुछ हुआ है। हमको आशीर्वाद लेने आए हैं बेटा। परसों एक बार बोल के देखिए ना, रोड में किस तरह लगता है बोलने में। तो बेटा और ये बड़ी खबर देखिए, विमेंस हॉकी में आज जापान से भिड़ेगा भारत। विमेंस हॉकी का आज सेमीफाइनल मुकाबला है। बिहार के राजगीर में आज मुकाबला होने वाला है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन बिहार में हो रहा है और ये नीतीश सरकार की उपलब्धियों में से एक। हॉकी का आज सेमीफाइनल मैच है। हमारे साथ रविंद्र शंकरन जी हैं। किस तरह से सर ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा है, ऐतिहासिक है बिहार के लिए, किस तरह से देख रहे हैं आप? बोल ही दिए ऐतिहासिक, तो हम भी इसको एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में ही देख रहे हैं और ये शुरुआत है। आगे चल के आप लोगों को देखने को मिलेगा, बिहार मेजबान बनेंगे बहुत सारा नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। एक नई शुरुआत कह सकते हैं बिहार में हुआ है, क्योंकि इस तरह से स्पोर्ट्स की को लेकर बिहार में हमेशा से कमी देखी जाती थी। अब लगता है कि नए जनरेशन को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा बिहार में। बिल्कुल अच्छा मौका मिलेगा और मिल भी रहा है। जैसे हमारा जो पॉलिसी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लागू किया गया, मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो जो भी नेशनल लेवल पर बिहार को रिप्रेजेंट करके मेडल लाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट भी करते हैं, उनको तुरंत 2 महीना के अंदर गैजेटेड रैंक में नौकरी मिल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर से अभी इस साल 71 लोगों को नौकरी दिया गया है और उसमें से 21 लोग सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भी बने हैं। तो स्पोर्ट्समैन को करियर यहाँ बनने के लिए पूरा पॉलिसी तैयार है। और दूसरा, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पॉलिसी भी लागू हो चुका है। तो बहुत सारा फैसिलिटीज़ अब तीसरी बात, हर पंचायत पर स्पोर्ट्स क्लब गठन करने का भी योजना है। और दिसंबर 1 तारीख से एक बहुत बड़ा टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो 40,000 मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में 60 लाख बच्चे के बीच में स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट स्काउटिंग करने जा रहे हैं, जिसके नाम हम लोग मशाल रखे हैं। उसके उद्घाटन शायद दिसंबर 1 तारीख या 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा।